तो वेलकम फ्रेंड काव्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेम कुमार एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारी सीरीज चल रही है आरएसएटी के ओल्ड पेपर की और हमारा मकसद ये है कि जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें हम ये चेक कर सके कि कौन से क्वेश्चन है जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आज का जो हमारा एग्जाम है 2015 में लास्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर में। एक साल में 4 एग्जाम करवाने की मुहिम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और हमने 3 पेपर यहाँ से हल कर लिए और आज हमारा 2015 का लास्ट पेपर है, उसका पहला क्वेश्चन आप देखिए। स्क्रीन पे आया है पहला क्वेश्चन कि निम्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से कौन सा वेक्टर छवियों को बनाने और संपादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सॉफ्टवेयर के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है हमारी। सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, वो आपको ध्यान रखना है। मेन जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है ओएस, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, उसके बिना कंप्यूटर संभव नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर की बात की है और वो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ध्यान करने वाली बात ये है कि एप्लीकेशन होना चाहिए। 4 ऑप्शन है। सबसे पहले एडोब की बात हो रही है, फिर पेंट ब्रश की बात हो रही है, फिर एमएस पेंटिंग की बात हो रही है और लास्ट में उपरोक्त सभी, यानी तीनों की बात साथ में हो रही है। ये तो पक्की बात है कि तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ये ऑपरेटिंग में नहीं आ सकते। लेकिन देखना ये है कि इमेज को बनाना और उनको क्या है एडिटिंग करना किसका कार्य है यहाँ पर। तो एडोब का ये कार्य होता है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन एकदम सही करेक्ट काम करेगा। ये क्वेश्चन रिपीट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार-बार रिपीट होने वाला नहीं है। हमें ध्यान क्या रखना है, बार-बार एप्लीकेशन का पूछा जाएगा। वर्तमान में जितनी भी एप्लीकेशन है जो आप काम में लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, आपको उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वर्तमान में आप काम में ले रहे हैं कंप्यूटर, वो आपके क्या काम आ रही है एप्लीकेशन, आप उससे क्या कार्य करें, ये आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट स्लाइड ट्रांज़िशन का प्रभाव नहीं है। देखिए, एमएस पावर पॉइंट के अंदर अगर आप जाओगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, वो सबसे पहले स्लाइड का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्लाइड क्या है? इसकी शॉर्टकट क्या है? एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल बनती है, उसको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन बार-बार पुटअप होते हैं। यहाँ पर स्लाइड जब आप तैयार करते हैं, तो उसके अंदर ट्रांज़िशन लगाया जाता है ताकि स्लाइड को क्या किया जा सके, प्रभावित किया जा सके, उसको प्ले किया जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाया जा सके, उसके लिए ट्रांज़िशन यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन-सा प्रभाव नहीं है? वाइप राइट है, उसके अलावा डीसोल है, ये फ्लाई इन है और पेड एज है। तो आपको ये देखना है कि कौन-सा नहीं है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट के अंदर कौन-कौन से हम ट्रांज़िशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है फ्लाई इन इसमें नहीं होगा, बाकी इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। और पावर पॉइंट का कौन-सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है? स्लाइड, और स्लाइड की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस में हम, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगर पूर्ण मेष टोपोलॉजी में 100 नोड्स हैं, तो आप खालिस्तान लिंक्स की ज़रूरत होगी। देखिए, पहले टोपोलॉजी के क्वेश्चन आते थे इंटरनेट के अंदर, लेकिन अभी वर्तमान में जो सिलेबस है उसमें ये हटा दिए गए हैं, तो इसका हम सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तो ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है उनको आपको स्किप करते चलना है। अगला क्वेश्चन है, वीआरएमएल का पूरा नाम क्या है? बहुत बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर, जब आप पुराने पेपर हल करवा रहे हो तो आपको ये जो फुल फॉर्म है, ये किस तरीके से पता चलती है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है? देखिए, सिलेबस में आपको ये देखना है कि कौन-कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें ये जो फुल फॉर्म है वो पढ़नी है। वो ऐसे पता चलता है कि जब आपका वर्तमान सिलेबस है उसमें क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं। जैसे मान लीजिए एसएसओ का रिपीट हो रहा है, मान लीजिए इंटरनेट के अंदर या फिर एप्लीकेशन के अंदर कोई भी आपका जो सिलेबस के अंदर पॉइंट है उसमें कोई चीज़ है, वो क्वेश्चन बार-बार आ रहा है। जैसे यूपीआई की फुल फॉर्म है, वो बार-बार पूछी जाती है, क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा पर्सनल है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पर वीआरएमएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग भाषा। तो ये उस टाइम पूछा गया था फुल फॉर्म। हमें सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, बाकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। देखिए, विकल्प का पूछा गया है, विकल्प आपको दिए गए हैं। इनमें जो विकल्प है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कोई टाइम में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था क्वेश्चन।
जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मेल मर्ज से दिए गए हैं। देखिए मेल मर्ज कोई टाइम में बहुत ज़्यादा पूछा गया था, लेकिन बाद में इसका उपयोग भी बहुत कम हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐप आ गई, उसके द्वारा आप ग्रुप वगैरह बना के क्या कर सकते हो, मेल मर्ज वाला कार्य करवा सकते हो। मेल मर्ज लिफाफे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही बात है। मेल मर्ज प्रपत्र और मेलिंग लेबल को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इसकी सही बात है। मेल मर्ज प्रपत्र करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब प्रिंट करने के लिए, तो सही बात है। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएँगे सारे के सारे। कोई टाइम में मेल मर्ज कमांड बहुत बार पूछी गई थी एमएस वर्ड के अंदर, लेकिन अभी वर्तमान में ये बहुत कम पूछी जा रही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसको एक बार पढ़ना ज़रूरी है, हो सकता है क्योंकि अभी भी मेल मर्ज हमारे एमएस वर्ड में अवेलेबल है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। साथ-साथ में आपको बता देते हैं कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एमएस वर्ड जो आप पढ़ रहे हो अभी, वो एमएस ऑफिस का हिस्सा है। ये भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 है। तो देखिए हार्ड डिस्क के कौन-सी मेमोरी है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है वो कौन-सी है। मतलब वर्तमान में अभी एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी दोनों ही प्रचलन में है। दोनों की फुल फॉर्म आरसीएटी में पूछी जा चुकी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्तमान में जो यूज़ हो रहा है वो एसएसडी का हो रहा है, ध्यान कर लेना, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और एसएसडी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे पास अभी अवेलेबल है। ये एसएसडी होती है, जो अभी इनका आकार आप देख रहे हो बहुत छोटा कर दिया गया है। ये जो एसएसडी है, इनकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा कर दी गई है, आकार छोटा कर दिया गया है। एचडीडी की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव, ये देखिए पहले इस तरीके की कंप्यूटर की मेमोरी होती थी हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी अगर इसकी क्षमता की बात करते हैं, मेरे पास 160 जीबी ये हार्ड डिस्क है। इस पे यहाँ पे दिया होता है कितना जीबी यानी कितना गीगाबाइट है, और ये मेरे पास 128 जीबी की क्या है, एसएसडी है। तो दोनों में आप तुलना कर सकते हो कि किसका आकार ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर वर्तमान में हार्ड डिस्क के अंदर ट्रैक की बात हो रही है। 0 है तो मशीन पर पूरी तरह निर्भर है, या अंतरम है, या सबसे भारी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ये पहले हार्ड डिस्क के अंदर डीपली क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो हमें उस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क को अच्छे से पढ़ना होता था, लेकिन वर्तमान में हार्ड डिस्क से सीधा ये सीधा डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 0 है तो सबसे भारी क्या होगा? ट्रैक होगा। हार्ड डिस्क में ट्रैक बने होते हैं, सेक्टर बने होते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर जो हम डेटा फिट करते हैं यानी सेव करते हैं, उनके बारे में ये चर्चा हो रही है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। वर्तमान में एसडब्ल्यूडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ बहुत कम हो रहा है। किसका हो रहा है? एसएसडी का हो रहा है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कंप्यूटर डिवाइस जो कि मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, देख लेना, इस एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आया है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। मतलब जो हमें पूछा गया है वो किस डिवाइस की बात हो रही है। अगर आपको ये पता है तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हो। मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। कंप्यूटर में हम 2 तरीके की कॉपी सुनते हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। यहाँ पर अगर बात करें सॉफ्ट कॉपी का मतलब है जो सॉफ्टवेयर के अंदर हमें दिखाई देती है। क्या मतलब है? जो सॉफ्टवेयर के अंदर हमें दिखाई देती है। यानी वर्तमान में जो आप यहाँ पर पीडीएफ फाइल देख रहे हैं जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ये है सॉफ्ट कॉपी। अगर आप मेरे को इसका बोलो कि प्रिंट निकाल के दो, अगर मैं इसका प्रिंट निकालूँगा और आपके हाथ में थमा दूँगा तो इसका मतलब है वो हो जाएगी हार्ड कॉपी। लेकिन प्रिंट निकाला किसने? ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर है प्रिंटर ने निकाला है। किसने निकाला है? प्रिंटर ने। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, बार-बार पूछा जाता है। अब अगर प्रिंटर की बात आ गई है तो देखिए प्रिंटर के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्चा करते हैं। प्रिंटर सबसे पहले आपको याद रखना है आउटपुट है, क्योंकि वो हमें आउटपुट देता है। दूसरी बात ध्यान रखना है, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया हमारा इम्पैक्ट और दूसरा हो गया नॉन इम्पैक्ट। ये 2 चीज़ आप याद रखो। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए प्रिंटर कौन-सी कॉपी निकाल रहा है? सॉफ्ट कॉपी निकाल रहा है। कौन-सी कॉपी निकाल रहा है? सॉफ्ट कॉपी निकाल रहा है। उसके बाद में अगर हम चर्चा करें कि प्रिंटर वर्तमान में जो चल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट या बढ़िया कौन-सा प्रिंटर हो सकता है? तो आपकी बुक में लेज़र प्रिंटर को प्राथमिकता दी गई है।
लेज़र प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया बताई गई है। उसके बाद में अगर क्वालिटी मापनी हो प्रिंटर की, तो आप कैसे नापोगी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। डीपीआई से मापी जाएगी, किसके द्वारा? डीपीआई से। डीपीआई की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो हमें याद करनी पड़ेगी। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डॉट्स पर इंच। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अभी वर्तमान में जो आपको पेज दिखाई दे रहा है, ये सारे क्वेश्चन आरसीईटी में बार-बार छपे हैं। तो यहाँ से हो सकता है कोई और क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। निम्नलिखित प्रकार के चैनलों में से कौन-सा अपेक्षाकृत डेटा को धीरे भेजता है? ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। तो पहले चैनल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो चैनल है इसका सही आंसर हो जाएगा नैरो बैंड चैनल। लेकिन चैनल अभी हमें नहीं पढ़ने हैं तो मैं इसको एक बार स्किप करता हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। कंप्यूटर सीधे टेलीफोन लाइनों पर एक दूसरे के साथ संचार नहीं कर सकते क्योंकि वे डिजिटल प्लस का उपयोग करते हैं, जबकि टेलीफोन लाइनों में एनालॉग ध्वनि आवृत्तियों का उपयोग होता है। ऐसे डिवाइस का नाम क्या है जो कि लंबी दूरी के संचरण के लिए डिजिटल को एनालॉग में रूपांतरण करता है? देखिए, जितनी बड़ी लाइनें हैं उतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये सोच लिया होगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नहीं, ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, जिसका कार्य है एनालॉग से डिजिटल करना। आप आगे के पेपर सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट एंड रिपीट किया जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मोडेम हो जाएगा। मोडेम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा जो मोडेम है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके दिक्कत ना आए। मोडेम सबसे पहले याद रखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, जिसका कार्य क्या है? इनपुट भी करना है और आउटपुट भी। मोडेम का पूरा नाम आपको याद रखना है। मोडेम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मॉड्यूलेटर, डेमोड्यूलेटर। अब आपको क्या याद रखना है? अगला ऑप्शन ये याद रखना है कि इसका काम क्या है? एनालॉग से ये डिजिटल बनाता है। अब कैसे बनाता है? देखिए, आपके पास पीसी है और आप पीसी से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके पीसी में इंटरनेट कनेक्ट है, वो मोडेम के माध्यम से है। आप किसी को निर्देश दे रहे हैं, वो मोडेम के पास जा रहा है। आपने निर्देश दिया है, वो डिजिटल दिया है। कौन-सा निर्देश दिया है? डिजिटल। और वो निर्देश क्या है? मोडेम के पास जाते ही एनालॉग बन जाएगा। मोडेम आगे उसको एनालॉग में भेजेगा। फिर वापस उसको प्राप्त भी एनालॉग में करेगा। लेकिन जब आपको मिलेगा सीपीयू के माध्यम से तो मोडेम इसको डिजिटल बना देगा। क्या बना देगा? डिजिटल। तो ये इसका क्या है? कार्य होता है। ये 2-3 बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इंटरनेट चलाने के लिए बहुत उपयोगी डिवाइस है मोडेम। आपने देखा होगा बहुत सारी लैब में मोडेम लगा होता है, तो आप उससे अच्छे से याद कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कभी-कभी डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में उन्हें प्रवेश करने से पहले एकत्र कर प्रोसेस करते हैं, यह प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। कंप्यूटर में क्या है? सीधे टेलीफ़ोन लाइनों पर जो डेटा प्रोसेसिंग होता है उसकी बात हुई है। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग। ये वर्तमान में क्वेश्चन प्रचलन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1-2 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। प्रोसेसिंग क्या है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कंप्यूटर में जब आप डेटा को इनपुट करवाते हैं मतलब निर्देश देते हैं, फिर कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद उस पर वो कार्य करता है। कार्य करने के बाद आपको परिणाम मिलता है। तो ये सब जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोल देंगे? प्रोसेसिंग बोल देंगे। यानी कंप्यूटर के द्वारा जो भी इनपुट है वो लिया गया, उस पर कार्य किया गया, फिर आपको परिणाम दिया गया। ये क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा तंत्र जो बाहरी हमले से निजी नेटवर्क की रक्षा करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना। एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन का बार-बार जिक्र किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर है वो आपके हमले के निजी नेटवर्क की रक्षा करेगा क्या? एंटीवायरस है वो करेगा क्या? फायरवॉल करेगा क्या? फॉर्मेटिंग करेगा क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर होता है फायरवॉल। ये कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर के रूप में आता है और ये क्या करता है? निजी नेटवर्क की रक्षा करता है। और रक्षा किससे करा है? बाहरी हमले, यानी बाहर से कोई हमला हो, ये वो हमला नहीं है युद्ध वाला जो आप सोच रहे हो। कंप्यूटर के अंदर भी हमले होते हैं, लेकिन ये हमले वो नहीं है जो युद्ध वाले अस्त्र-शस्त्र उठा लिए।
ये वो हमले हैं जब आप आपकी डिवाइस कंप्यूटर या मोबाइल काम में ले रहे हैं तो अचानक आपका कंप्यूटर मतलब स्लो वर्क करता है या आपका डेटा कहीं और चला जाता है, आपको लगता है कि आपका फ़ोन या कंप्यूटर कोई और यूज़ कर रहा है, तो उससे बचने के लिए ये प्रक्रिया है कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल। अगर आप नाम सुनते हैं वायरस और आपको पता है वायरस क्या है, जो आधी-अधूरी फाइलें होती हैं कंप्यूटर के अंदर पूरी फाइलों को डैमेज करने का जो कार्य करती है, खुद का जो रूप है वो बार-बार बनाती रहती है। उनसे बचने के लिए एंटीवायरस काम में लिया जाता है। दोनों ही एक तरीके के इक्वेशन है। वायरस से बचने के लिए हमें एंटीवायरस, बाहरी हमलों से बचने के लिए फायरवॉल। ये कंप्यूटर की रक्षा करते हैं दोनों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? देखिए, पीछे आपने मेरे साथ पेपर हल किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पक्का आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार-बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना, बाकी इस क्वेश्चन को मैंने पहले समझा दिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एमएस वर्ड तो हमारा एप्लीकेशन है, जो यूज़र की ज़रूरत पूरी कर रहा है। एंटीवायरस भी एप्लीकेशन है, अभी चर्चा कर रहे थे हम, वायरस हटाने का काम करता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर एक हार्डवेयर या मशीन है, ऐसा नहीं है कि आप इस कंप्यूटर को क्या बोल दोगे, सीधा डायरेक्ट एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते हो। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जब कंप्यूटर को चलाते हैं तो उस टाइम विंडो और उसके साथ में जितनी भी एप्लीकेशन आती है वो सब की सब किस में जाएगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाएगी। तो इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, अच्छे से ध्यान कर लेना। आगे हम जब पेपर हल करेंगे तो फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन लेते हैं, एमएस एक्सेल में एसक्यूआर यानी एक्स पता क्या करता है? एमएस एक्सेल के बारे में अगर चर्चा करें तो एमएस एक्सेल, ये आपको ध्यान रखना है कि एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें क्या की जा रही है? गणना की जा रही है। इसके जो फ़ॉर्मूले हैं वो भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर 2 की घात x लगा के देगा या x का वर्ग करके देगा, यानी जो एसक्यूआर है वो, या फिर x का वर्गमूल करेगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सारे आपको ध्यान रखने हैं ऑप्शन और उसके अकॉर्डिंग ही क्या बताना है यहाँ पर आंसर बताना है। वेरी गुड। तो ये क्या करेगा? वर्ग करके देगा। वर्ग करके देगा या फिर अन्य कोई कार्य करके देगा। 2 की घात वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है, जैसे स्क्वायर ये सूत्र हम जब लगाते हैं, तो हमारा सही सूत्र ये नहीं होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए हमारा जो सूत्र है वो क्या होता है स्क्वायर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। बाकी फ़ॉर्मूले की क्लास में आपको ये विशेष बातें ध्यान रखनी है कि जितने भी फ़ॉर्मूले हैं वो सब आपको आने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई फ़ॉर्मूला नहीं होता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार फिर देख लेना। एसक्यूआर ब्रैकेट में एक्स लिखा है, यहाँ पर कोई भी अगर संख्या होती जैसे 2, 2 की स्क्वायर अगर हम करें तो यहाँ पर कितना आता है 4 आता है। तो ये कार्य ये करेगा या नहीं करेगा, ये बात तो सत्य है, स्क्वायर के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ॉर्मूला है वो सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। एक मास्टर फ़ाइल में संग्रहीत हर रिकॉर्ड में एक कुंजी फ़ील्ड की होती है क्योंकि? देखिए, आपको ये बात विशेषकर ध्यान रखनी है, जो सिलेबस में है उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, जो सिलेबस में नहीं है उसका आपको आंसर पता होना चाहिए। पहले डीबीएमएस लगता था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसकी बात है, ये रिकॉर्ड की एक अनोखी पहचान के रूप में कार्य करते हैं, जिसे प्राइवेट की बोला जाता था। तो अभी फिलहाल ये सिलेबस में नहीं है। अगला है कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, डीबीएमएस की बात हो रही है। तो ओरेकल है या एमएस वर्ड है या एमएस एक्सेल है या एमएस पावर पॉइंट है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैंने आपको अभी बताया था कि ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। तो ये हमारा जो ओरेकल है वो क्या हो जाएगा डीबीएमएस। एमएस वर्ड में हम क्या तैयार कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में एमएस एक्सेल की बात करें तो इसके अंदर आप वर्कबुक तैयार करते हो जिसमें गणना होती है, और पावर पॉइंट में हम क्या तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सी एड्रेसिंग मान्य नहीं है? जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल में हमें रो और कॉलम देखने को मिलते हैं। जब रो और कॉलम हम देखते हैं तो उस टाइम हमें प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है अनोखा।
यहाँ पर ए कॉलम है, अगर रो की बात करें लगातार तो ये हमारा 4 नंबर है, तो इसका एड्रेस बन रहा है A4। तो A4 का मतलब हो गया सबसे पहले कॉलम की चर्चा होगी, किसकी चर्चा होगी? कॉलम की। तो यहाँ पर A1 सबसे पहली जो हमारी सेल है वो उठाई है, A3, D4, A1, C3, A1, D4 इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर A1 जो दिया गया है, मान्य नहीं है ये पूछा गया है, ये तो सही है A1 और उसके बाद में A1 और C3 ये भी सही है हमारा और A3 और D4 ये आपको देखना है, यानी सेकंड ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को बताइए आप। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, इस तरीके से एड्रेस नहीं हो सकता है A-3 मतलब जो भी लिखा है, इस तरीके से एड्रेस कभी नहीं हो सकता है, बाकी मान्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, इसके पीछे एक राज है क्यों कर रहा हूँ। जब आप एक्सेल यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहली जो सेल है उसका एड्रेस A1 होता है। A1 से एग्ज़ामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल लिए और पता ही नहीं चला, मतलब जितने पेपर करवाए हैं उसमें एक्सेल में ये चर्चा करते हैं बार-बार कि A1 क्या है? पहली सेल का एड्रेस बताओ। पहली जो सेल है उसके अंदर सबसे पहले कॉलम का नाम पूछ लेता है, रो का नाम पूछ लेता है, मतलब A1 से बहुत सारे सवाल निकलते हैं जो आपको एक बार देखने हैं। अगला क्वेश्चन है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन-सा है? मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं ये आपको बताना है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो है जो अभी नए प्रिंटर है, जिनको अभी काम में लिया जा रहा है। लेज़र मैंने आपको बताया था अच्छी गुणवत्ता वाला है, तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? लेज़र प्रिंटर, प्रिंटर सारे आउटपुट होंगे, सीधी-सी कहानी ये याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एक्सेल किस प्रकार का है? वितरित डेटाबेस है या आरडीबीएमएस है या ऑब्जेक्ट उन्मुख डेटाबेस है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। वेरी गुड। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आर का मतलब यहाँ पर रीड है, यानी उसमें आप क्या है डेटा आसानी से रीड कर सकते हो, कैलकुलेशन भी करवा सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है ईमेल संदेश के साथ अलग बाहरी फाइल होती है। जब आप ईमेल भेजते हैं तो उस टाइम आपको अलग से फाइल भेजनी होती है जो आप अटैचमेंट के थ्रू भेजते हैं। किसके थ्रू भेजते हैं? अटैचमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट कर रहा हूँ। अटैचमेंट आप 25 एमबी तक भेज सकते हैं। आपके पास 5 फाइल है, प्रत्येक फाइल 5 एमबी की है तो 25 एमबी। अगर एक भी फाइल बड़ी है तो 26 एमबी नहीं जाएगी। तो सर कैसे जाएगी? 25 एमबी से ज़्यादा है तो वो जाएगी गूगल ड्राइव के द्वारा और गूगल ड्राइव में जो भी फाइल जाएगी वो आपको ध्यान है कि लिंक बन के जाएगी। क्या बन के जाएगी? लिंक। ये क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है। ईमेल के अंदर बाहरी फाइल यानी अटैचमेंट के थ्रू भेजेंगे। अगला क्वेश्चन है आप ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं और डेटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं तो यह क्या कहा जाएगा? नेविगेशन, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग या फिर सर्फिंग? तो आप सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि आप जब भी कोई इंटरनेट पर कार्य करते हैं और आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पे लगाते हैं तो उसको अपलोडिंग बोला जाता है। हमें भी बार-बार कॉल आते हैं कि सर वो वीडियो नहीं आया तो हम बोलते हैं कि इसको अपलोड किया जाएगा या बाद में अपलोड करेंगे। मतलब कई बार हमारा वीडियो है उसमें दिक्कत आ जाती है वॉइस की या अन्य कोई भी चीज़ की तो हम बोलते हैं कि वो वीडियो बाद में अपलोड किया जाएगा। अपलोड का मतलब इंटरनेट पे छोड़ना है और इंटरनेट से लेना डाउनलोडिंग होता है तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपलोडिंग हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बार-बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित केबलों में से कौन-सी लैन में संचार के लिए उपयोग में ली जाती है? लैन का यहाँ पर मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, ये ध्यान रख लेना आप। लैन केबल जो आप इंटरनेट हाई स्पीड से चलाने के लिए काम में लेते हैं, तो उस टाइम लैन केबल का यूज़ किया जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो लैन के संचार में जो काम में ली जाती है, वो कौन-सी केबल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपने इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड की है, तो उसको क्या बोला जाएगा? डाउनलोडिंग। अगर आपने इंटरनेट पर उसको अपलोड कर दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा? अपलोडिंग बोला जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
हाँ, इंटरनेट अगर आपका चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंटरनेट चल रहा है और इंटरनेट पर आप कोई भी चीज़ अपलोड करें, उसको अपलोडिंग ही बोला जाएगा। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, वीडियो को साथ-साथ लाइक और शेयर करते रहें। देखिए, फाइबर ऑप्टिकल केबल दी गई है, कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फाइबर केबल यूज़ नहीं की जाती है लेन में और उसके अलावा कोएक्स केबल भी यूज़ नहीं की जाती है, ट्विस्टेड पेयर भी यूज़ नहीं की जाती है, तो कौन-सी यूज़ की जाती है? लेन की खुद की केबल होती है, वो यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर सही होगा क्योंकि फाइबर में भी आप इंटरनेट चला सकते हो, कोएक्सियल में भी चला सकते हो, ट्विस्टेड पेयर में भी क्या है लेन वाला इंटरनेट चला सकते हो। निम्नलिखित में कौन-सा डेटा के बारे में जानकारी जमा करती है? डेटा खनन, डेटा वेयरहाउस, डेटा डिपॉजिटरी या डेटा शब्दकोश? शब्दकोश, डेटा के बारे में जानकारी की बात हुई है, तो यहाँ पर डेटा शब्दकोश इसका क्या हो जाएगा सही आंसर लेकिन सिलेबस में नहीं है। राउंड का आउटपुट क्या है? देखिए, एक्सेल का फ़ॉर्मूला है और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि राउंड फ़ॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? हाँ, बहुत अच्छी। देखिए, यहाँ पर जो 2 लिखा है उसका मतलब क्या है कि 3.754 दशमलव के बाद में 4 अंक है, लेकिन फ़ॉर्मूले के द्वारा हमें सिर्फ़ 2 ही अंक देखने हैं, यानी यहाँ तक संख्या देखनी है, तो कौन-सा सूत्र लगाएँगे? राउंड वाला फ़ॉर्मूला लगाएँगे, तो हमारी इसका सही आंसर हो जाएगा 3.75। ये फ़ॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है ऐसी कुंजी जिसको अन्य कुंजियों के साथ दबाए जाने की आवश्यकता होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। इनको कॉम्बिनेशन कुंजी या संयोजन की बोला जाता है। ये कीबोर्ड के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। डेटा उपयोगी नहीं है जब तक कि वह बड़े पैमाने पर है या ठीक से कहा गया है या विविध स्रोतों से एकत्र किया गया है या जानकारी प्राप्त करने के लिए संशोधित है। तो उपयोगी नहीं होगा जब तक कि वो संशोधित है, वो चल रहा है, अभी तक पता नहीं उसका भी वो आंकड़ा है या कोई वज़न है या कोई अन्य कोई भी आंकड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही काम करेगा। एनटीएफ का पूरा नाम क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि ये पूछा जा चुका है बार-बार। अगला हमारा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस में अब 3 किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होगा। तो यहाँ पर जो हमारा फ़ॉर्मूला है शिफ्ट के साथ में अब 3 वो एक फ़ंक्शन को यूज़ करने के लिए यानी आपकी शीट में एक फ़ंक्शन लगाना है, तो उसके लिए आप कौन-सा फ़ॉर्मूला काम में लोगे? शिफ्ट प्लस में F3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा शिफ्ट प्लस में F3 के द्वारा न्यू फ़ॉर्मूला लगाया जा सकता है एक्सेल के अंदर। अगला है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या है? हार्ड डिस्क है वो ऑप्टिकल है क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क है वो ऑप्टिकल है क्या? जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है वो ऑप्टिकल हो सकती है क्या? उसके अलावा रैम, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हमारा? कॉम्पैक्ट डिस्क होगा, यानी सीडी, डीवीडी जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये सारी की सारी हमारी सेकेंडरी मेमोरी थी। रैम हमारी क्या हो जाएगी? प्राइमरी मेमोरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर निम्न सूत्र में हम कहाँ पर प्रतिबंध रख सकते हैं? बराबर इफ स्टेटमेंट 1, 2 और 3। तो स्टेटमेंट 1 के साथ रखोगे या 2 के साथ रखोगे या फिर आप थर्ड के साथ रखोगे तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है उसके साथ हम क्या रख सकते हैं? शर्त रखेंगे, कोई भी फ़ॉर्मूला आप रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। ये एक्सेल के क्वेश्चन है जो फ़ॉर्मूले के द्वारा पूछे जाते हैं। जीयूआई यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किसके बीच एक अंतरफलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एंड उपयोगकर्ता, आदमी और मशीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। जीयूआई क्या होता है? आदमी और मशीन के बीच में क्या करता है? इंटरफेस का कार्य करता है। तो सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सॉफ्टवेयर और जो आदमी यानी यूज़र है, वो उसके बीच में संवाद करा रहा है। मशीन का कार्य सॉफ्टवेयर को चलाना है, तो यहाँ पर मशीन नहीं हो सकता। तो सही आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान दबाने से अनडू प्रोसेस के प्रभाव से हम पूर्व अवस्था में लौट सकते हैं। अनडू की शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए कंट्रोल प्लस में जेड और रीडू की हमारी जो शॉर्टकट होती है वो भी आपको याद होना चाहिए।
कंट्रोल प्लस में क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस वाई से आप पूर्व अवस्था में लौट सकते हो। मतलब जेड से आप कोई भी चीज़ है उसको वापस लेके आ सकते हो, वाई से दोबारा उसको भेज सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन कौन-सा एक विस्तार कार्ड नहीं है? कीबोर्ड है, ग्राफिक कार्ड है, मोडेम कार्ड है, तो इसका कौन-सा नहीं है ये पूछा गया है हमसे। विस्तार कार्ड का पूछा गया है तो कीबोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन-सा अक्षर और प्रतीकों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? एमआईसीआर, ओएमआर, ओसीआर या उपरोक्त सभी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान कर लेना। आपने नाम सुना होगा ओएमआर, ओसीआर या फिर एमआईसीआर। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो चेक पड़ता है। उसके बाद में ओमार, ओमार हमारी जो सीट होती है उसपे जो गोले आप ब्लैक करते हो, उसको चेक करता है। ओमार सीट चेक करने के लिए काम आता है। ओसीआर नोट्स बनाने के काम आता है। ओसीआर से हम क्या है लिखा हुआ आसानी से क्या स्कैन करके उसको कंप्यूटर में लिख सकते हैं। तो ये तीनों ही क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पर किसकी पहचान कर रहे हैं? सिंबल की पहचान कर रहे हैं, प्रतीक की पहचान कर रहे हैं, तीनों ही। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन को लेना मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। ये तीनों ही इनपुट का कार्य करते हैं कंप्यूटर के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है मॉनिटर और रिफ्रेश दर किसमें मापा जाता है? कुछ देर पहले मैंने आपको डीपीआई बताया था, डॉट्स पर इंच, जो प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापता है। यहाँ पर हमारा जो मॉनिटर है उसकी बात चल रही है, उसको डॉट्स पर इंच में मापा जाए या फिर पिक्सल में मापा जाए या फिर हर्ट्ज में मापा जाए। मॉनिटर में रिफ्रेश दर की बात हुई है, तो वो हमेशा हर्ट्ज में मापी जाएगी। किस में मापी जाएगी? हर्ट्ज में ही आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, कैश स्मृति किस सिद्धांत पर काम करती है? कैश जो हमारी मेमोरी है वो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने का कार्य करती है। तो इसकी जो संदर्भ की लोकेलिटी है ये इसके ऊपर कार्य करती है, यानी आपने इसको कौन-सा संदर्भ दिया है कंप्यूटर को किस तरीके से कार्य करवाने के लिए। तो इसका सही आंसर हमारा ए रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे पेपर आपको हल करवाए जाएँगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि जो 35 क्वेश्चन आपने अभी हल किए हैं, इन 35 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, उनको आपको पढ़ना है क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है और फिर उनको समझना है। कुछ भी समझ में ना आए तो आप उसको बार-बार पढ़ो, बार-बार पूछो, बार-बार प्रैक्टिकल करके देखो। ठीक है? तो अगले पेपर में फिर मिलेंगे। तब तक आप इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको याद कीजिए, अच्छे से समझिए। कोई भी दिक्कत आए तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।